Welcome students to my channel Simplified Social Science. Coming back to the same chapter, topic for 1.1, the coming of the factory system. Age of industrialization is the name of the chapter. और ये चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया था बहुत साल बाद ये रीइंट्रोड्यूस हुआ है. नाउ द फर्स्ट इज कमिंग ऑफ द फैक्ट्री. अर्लीस्ट फैक्ट्रीज देखिए इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी. आपको लास्ट लेक्चर में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं आपको. और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझाया था. नाउ द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय 1730s, बट मल्टीप्लाई हुई थी फैक्ट्रीज 18th सेंचुरी, बाय 18th सेंचुरी, एंड 18th सेंचुरी तक जाकर फिर वो मल्टीप्लाई हुई थी ये फैक्ट्रीज जो हैं. फर्स्ट सिंबल न्यू एरा का था कॉटन. सबसे पहले जो फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी, दीज फैक्ट्रीज दे वर ऑफ कॉटन. इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी. मतलब 19th सेंचुरी में जाकर प्रोडक्शन जो है वो एकदम से बूम हुई थी. 19th सेंचुरी मीन्स ईयर 1800 एंड समथिंग. सबसे पहला जो था इट्स प्रोडक्शन, ये इन 1760 ब्रिटेन इंपोर्ट कर रहा था 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन. 1787 में जाकर आप देखिए इंपोर्ट कितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया, 2.5 से 22 मिलियन पाउंड. मतलब ब्रिटेन कॉटन इंपोर्ट कर रहा था. अब इसको हम इस जो पैराग्राफ को इसको बेस बनाकर आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, आगे हम स्टडी कर रहे हैं. सीरीज ऑफ इन्वेंशन स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी में एंड इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन. हर एक स्टेप ऑफ प्रोडक्शन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी. और इंप्रूवमेंट कैसे हुई थी? कार्डिंग, ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग होती है, आपने देखा होगा धागे को, फाइबर को इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है. तो सीरीज ऑफ इन्वेंशंस हुई थी, स्पिनिंग, रोलिंग. और आउटपुट पर वर्कर एनेबल किया हर वर्कर को टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यंग. एक बार मैं और आपके सामने ये रिपीट कर देती हूँ. 18th सेंचुरी में बहुत सारी इन्वेंशंस हुई. प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेप में, प्रोडक्शन प्रोसेस के देखिए ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, कार्डिंग, ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग एंड रोलिंग. और आउटपुट पर वर्कर का काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, एनहांस हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ. ईच वर्कर वाज एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड अच्छे स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स. और वो किस लिए? क्योंकि मशीन्स की इन्वेंशन हुई थी. देन रिचर्ड आर्कवाइट, ये आपको याद करना होगा, ये उन्होंने कॉटन मिल जो है वो क्रिएट करी थी. ही क्रिएटेड द कॉटन मिल. टिल दिस टाइम क्लॉथ प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड. गांव में भी क्लॉथ प्रोडक्शन हो रही थी. बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज्ड, और उनको मेंटेन कर सकते थे एंड मेंटेन इन द मिल. Within the mill, costly new machines जो हैं, they could be purchased and maintained in the mill. Within the mill, the processes were brought together under one roof. मतलब एक मिल में सारे प्रोसेस एक ही रूफ के अंडर होते थे. इसमें आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी नैनो कार का. मुझे याद है एक बार रतन टाटा जी ने से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि, मतलब काफी लोगों ने उनसे ये पूछा था कि नैनो की कॉस्टिंग, जब नैनो बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुई थी, अब इंडिया में नहीं चलती है लेकिन और कंट्रीज में काफी इसका डिमांड है, तब उनसे पूछा था कि इसकी कॉस्टिंग आपने कम कैसे इतनी ज्यादा रखी. तो उन्होंने इसका रीजन बताया था कि आई हैव ब्रॉट all the requirement of producing a single car from pin to machine under one roof. मतलब एक ही छत के नीचे बहुत बड़े एरिया में सारी चीजों की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको एक ही रूफ के अंडर रखा. इससे कॉस्टिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. और यही चीज आप पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे दूं. देन दिस अलाउड अ मोर
केयरफुल सुपरविजन ओवर प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी पे, regulation of labor pay, and all of which had been difficult to do when production was in countryside. Excuse me. आप देखिए जब प्रोडक्शन कंट्री साइड पे थी तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती थी कि प्रोडक्शन पे कंट्रोल हो सके. इन द अर्ली सेंचुरी फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप. मतलब अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है 1800 एंड समथिंग में इंग्लैंड के लैंडस्केप का, इंग्लैंड के एक इंडस्ट्रियल मैप का फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई थी. सो विजिबल वर द इम्पोजिंग न्यू मिल्स, इतना मैजिकल थी न्यू टेक्नोलॉजी. एंड कंटेम्प्रेरीज वर डेसल कि सब जो है और कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे फ्रांस है और यूरोपियन कंट्रीज वो सब हैरान रह गई कि इंग्लैंड में ज्यादा इंडस्ट्रीज दे केम अप. दे कॉन्सेंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स, forgetting the byrons and the workshops where production still continued. मतलब जगह जगह फैक्ट्रीज स्टार्ट हो गई एंड वर्कशॉप्स भी कंटिन्यू थी और फैक्ट्रीज जो हैं कंटेम्प्रेरीज को बहुत ज्यादा हैरानी हुई. ये देखिए इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर, ये लंदन के न्यूज़पेपर की एक ड्राइंग है. ये चिमनीज बिलोइंग स्मोक केम टू बी कैरेक्टराइज. ये देखिए सारे जगह से चिमनी से धुआं निकल रहा है. मतलब इंग्लैंड के चप्पे चप्पे पर, हर पार्ट पर इंग्लैंड के एक फैक्ट्रीज जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी. पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. डियर स्टूडेंट्स, इसका हेडिंग का मीनिंग क्या है? पेस, स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और वो दो मैं अंडरलाइन कर रही हूं आपके लिए. फर्स्ट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में किसकी थी? वो थी कॉटन की. और सेकंड थी मिल की. तो ये डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज? सबसे पहला जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज थी कॉटन और फिर मेटल, एंड ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस. कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. आफ्टर दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वो भी डेवलप हो गई थी आफ्टर दैट. एंड विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज in England from the 1840s, in the colonies from 1860s, demand for iron and steel बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई. एंड तो आप इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है डायनेमिक इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में कौन सी थी? दो, कॉटन एंड मेटल. इनकी स्पीड बहुत तेज थी. कॉटन लीडिंग सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का अप टू 1840s. उसके बाद रेलवेज एक्सपैंड हुई और कॉलोनीज में, एंड इन द कॉलोनीज फ्रॉम 1860s आयरन एंड स्टील की डिमांड भी एक्सपैंड हो गई. और इस तरीके से ये, और डिजिट्स के लिए मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि ये डिजिट्स के लिए आपको याद रखना जरूरी नहीं है. इफ यू हैपन टू, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर हमेशा अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिएगा. अब सेकंड पॉइंट क्या था? मतलब ये सेकंड फीचर है ये पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का. न्यू इंडस्ट्रीज could not displace older traditional industries. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझने की कोशिश करिए. ऐसा नहीं है कि नई इंडस्ट्रीज आई तो ओल्ड एकदम खत्म हो गई, नहीं. कोई भी चीज देखिए स्टूडेंट्स, लोग चेंज को बहुत ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. Even at the end of 19th century, less than 20% of the total workforce वो एम्प्लॉयड थी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में. टेक्सटाइल डायनेमिक सेक्टर था, पर लार्ज प्रोपोर्शन आउटपुट का अभी भी घरों में प्रोड्यूस होता था. दोबारा सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही हूं दैट न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. अभी भी ओनली 20% या उससे भी कम टेक्नोलॉजिकली इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे. टेक्सटाइल डायनेमिक सेक्टर था. टेक्सटाइल प्रोडक्शन अभी भी, वो जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैंने बताया था, अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां पे प्रोड्यूस हो रही थी. थर्ड पॉइंट, pace of change in the traditional industries was not set by steam powered cotton or metal industry, पर वो भी did not remain stagnant also. मतलब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसमें अभी स्टीम इंजन वगैरह से स्टीम इंडस्ट्रीज तो स्टार्ट नहीं हुई थी, पर वो स्टेगनेंट भी नहीं थी. मतलब
थोड़ी चीटी की चाल से वो भी अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर रही थी, बट विद वेरी वेरी स्लो स्पीड। ये इसका मीनिंग है। सीमिंगली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन जो थी, दे वर द बेसिस ऑफ द ग्रोथ इन मेनी नॉन मैकेनाइज सेक्टर, जैसे फूड प्रोसेसिंग। आपके किचन में भी मम्मी ने रखा होगा, फूड प्रोसेसर रखा होगा, फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, हाथ से कुम्हार बनाते हैं ना, ग्लास वर्क, टेनिंग, फर्नीचर, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट, इसमें बहुत स्लो स्पीड से मशीन की शुरुआत हुई थी, अदरवाइज नहीं हुई थी। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। पूरे वर्ल्ड में यही चीज है कि कोई भी चेंज हमेशा जल्दी नहीं होती। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। ड्रामेटिकली एक्सपैंड नहीं हुई, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। क्यों वो कॉशियस थे? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी एक तो एक्सपेंसिव थी, एक उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। आप देख लीजिए, कोई भी चीज, आप गाड़ी खरीदते हैं गाड़ी खरीदना मुश्किल नहीं है, पर मेंटेनेंस मुश्किल होती है। मशीन्स टूट जाती थी, रिपेयर होने की जरूरत होती थी, रिपेयर ज्यादा कॉस्टली होती थी। आप देखिए, ज्यादातर अब क्या ट्रेंड आ गया, यूज एंड थ्रो, क्योंकि किसी भी चीज की रिपेयर करने में ज्यादा पैसे लग जाते हैं। सो दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स। मतलब मशीन्स को इन्वेंट करने वाले लोग जितना कहते थे, उतना ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं थी। कंसीडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया था। न्यू कॉमेन ने उसको पेटेंट राइट दिया। न्यू इंजन स्टार्ट हुआ इन 1781। बाद में इसको दोबारा से न्यू मॉडल प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया बाय मैथ्यू बोल्टन इंडस्ट्रियलिस्ट ने। बट 4 years कोई भी बायर नहीं आया इसका, नो बायर। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century there were not more than 321 steam engines all over England, और उसमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे थे, 9 वूल इंडस्ट्री में, एंड रेस्ट इन माइनिंग, canal and iron works. Steam engines were not used in any of the industries till late century. Steam engines use होते ही नहीं थे, hardly they were being used. So even the most powerful new technology that enhance the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industrialists. Historians जो हैं now have come up to increasingly recognize that the typical work in the mid 19th century was not machine operator but the traditional craftsperson and laborer. इस लास्ट पैरा का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस जो हैं इस चीज को रिकॉग्नाइज करते थे दैट द टिपिकल वर्कर एक मिड 19th सेंचुरी में वो एक मशीन ऑपरेटर नहीं था। अभी भी जो वर्कर था वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम करने वाला था, मशीन ऑपरेटर नहीं था। आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट देकर जस्टिफाई करने के लिए भी आ सकता है, और जब जस्टिफाई करने के लिए आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये 4 पॉइंट्स, प्लीज डू राइट ऑल दीज 4 पॉइंट्स, एंड व्हाट आई हैव हाईलाइटेड इज एक्चुअली रेडीमेड मटेरियल फॉर यू, जिसको आप उसमें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज subscribe my channel. If you have not subscribed, like it, comment, and please share as far as possible. Help me to grow on YouTube as an experienced teacher, and I am coming up with more motivational videos also, so please do watch them also अगर आप subscribe करेंगे तो। And so students, please watch more videos. अपनी comment box में मुझे comment भी लिखिएगा, and please help me to grow my channel.